हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और ये वीडियो सेकंड पार्ट है मेरी प्रीवियस वीडियो का जिसका नाम था अल्टीमेट गाइड टू ऑनलाइन बीट लाइसेंसिंग। उसके अंदर एक्चुअली मैं बीट लाइसेंसेस के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप आर्टिस्ट हैं या रैपर हैं या प्रोड्यूसर हैं तो किस किस टाइप के बीट के लाइसेंसेस होते हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो एक्चुअली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी तो हमने उसे दो पार्ट में कट कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 है। मैं चाहूंगा कि ये पार्ट देखने से पहले आप पार्ट 1 को देखें जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, और उस पार्ट के अंदर जो चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में उसके ऊपर बेस्ड कंटेंट होगा। तो पार्ट 1 को पहले समझना बहुत जरूरी है पार्ट 2 को देखने से पहले। तो जाएं पहले पार्ट 1 देखें, बीट लाइसेंसिंग को समझें, उसके बाद ये वाला सेकंड पार्ट देखें तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं मैकेनिकल रॉयल्टीज पे और परफॉर्मेंस रॉयल्टीज पे। मैकेनिकल रॉयल्टीज बेसिकली होती हैं कि जब भी गाना एक बारी स्ट्रीम किया जाएगा या फिर डाउनलोड किया जाएगा या सेल किया जाएगा तो एक मैकेनिकल रॉयल्टी उससे जनरेट होती है। फिर हम आते हैं परफॉर्मेंस रॉयल्टीज पे। जब भी गाना पब्लिकली कहीं परफॉर्म किया जाता है फॉर बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कार में चला रहे हैं बाहर खड़े होके तो आपको कोई लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, पर अगर ये किसी कॉन्सर्ट में या किसी वेडिंग में या किसी क्लब में या किसी बड़े मॉल में या किसी शोरूम में बजाया जा रहा है जहां पर इस गाने की वजह से उस पर्टिकुलर इवेंट को या उस पर्टिकुलर प्लेस को बेनिफिट हो रहा है, जैसे अगर शोरूम में अच्छा म्यूजिक बजता है तो शोरूम में कस्टमर की रिटेंशन बढ़ती है, लोग वहां ज़्यादा देर तक रुकते हैं, एम्बियंस अच्छा होता है और उनकी सेल्स इवेंचुअली डिफर करती हैं। तो ऐसी जगहों को हर साल लाइसेंस खरीदना पड़ता है म्यूजिक बजाने के लिए। वहां से एक रॉयल्टी जनरेट होती है, पब्लिक परफॉर्मेंस रॉयल्टी, तो उसे परफॉर्मेंस रॉयल्टी भी कहते हैं। ये होती है दो टाइप की रॉयल्टीज जो इससे रिलेटेड है। सबसे पहले कि मैकेनिकल रॉयल्टीज कौन ओन करता है। आजकल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जैसे ट्यूनकोड, डिस्ट्रोकेट, सीडी बेबी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो लोग भी आपकी मैकेनिकल रॉयल्टीज कलेक्ट कर देते हैं। नहीं तो आपका पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए मैकेनिकल रॉयल्टीज को जनरेट कर देता है। और इन मोस्ट केसेस, अब ये मोस्ट केसेस क्यों है आगे पता चलेगा, बट इन मोस्ट केसेस जो आर्टिस्ट होता है जिन्होंने बीट खरीदी है उन्हें अलाउड होता है वो मैकेनिकल रॉयल्टीज सारी अपने पास रखें। जो भी आपने बीट खरीदी, नॉन एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव कोई सी भी हो, उससे जो मैकेनिकल रॉयल्टीज आएंगी वो आपकी। फिर आता है एडवांसेस अगेंस्ट मैकेनिकल रॉयल्टीज इन एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स। अब जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट हर केस में मैकेनिकल रॉयल्टीज आर्टिस्ट को दी जाती हैं, वो ऑलमोस्ट क्यों था? वो ऑलमोस्ट इसीलिए था कि 100% रॉयल्टीज जो मैकेनिकल आर्टिस्ट को दी जाती हैं वो एक कंडीशन पे दी जाती हैं कि जितने आपने मुझे पैसे दिए मेरा एक्सक्लूसिव बीट का लाइसेंस का राइट खरीदने के लिए, वो आपने मुझे एडवांस दिया है जो मैकेनिकल रॉयल्टीज जनरेट होंगी आपके गाने से उसका। 2 मिनट लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है पॉज कीजिए वीडियो और फिर से सुनिए, इसको प्रोसेस कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको एक्सक्लूसिवली बीट बेची $2000 में और आपने मुझे $2000 पे कर दिए। अब वो $2000 उस बीट के लाइसेंस के नहीं थे, वो एक्चुअली में मतलब लाइसेंस के तो हैं ही हैं, बट वो आपने मुझे एडवांस दिया है। जो मैकेनिकल रॉयल्टीज गाना कमाएगा उस रॉयल्टीज का एडवांस आपने मुझे दिया है। तो मैंने आपको बोला है कि आप मुझे गाने की 50% पब्लिशिंग रॉयल्टीज देंगे, मैकेनिकल रॉयल्टीज उसका एक पार्ट होता है। तो मैंने आपको ये बोला है कि मैं आपको अगर बीट का लाइसेंस दे रहा हूँ, आप मुझे $2000 दे रहे हैं, तो वो जो $2000 हैं वो मेरी मैकेनिकल रॉयल्टीज जो मुझे मिलनी चाहिए उसका एक एडवांस दे दिया आपने मुझे। जब तक गाना इस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस नहीं करता तब तक आप मुझे और कोई पैसे नहीं देंगे, लेकिन अगर करता है तो मुझे और पैसे फ्यूचर में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कई प्रोड्यूसर्स, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, 1 से 10% के बीच में हम लोग एक्सक्लूसिव में मैकेनिकल रॉयल्टीज को काउंट कर लेते हैं। तो इसको पॉइंट्स या प्रोड्यूसर रॉयल्टीज भी बोला जाता है। इसकी कैलकुलेशन में भी आपको आगे दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे $1000 दिए एक्सक्लूसिव राइट के, मैंने आपको एक्सक्लूसिव राइट्स बेचे और आपने $1000 में वो खरीद लिया और मैंने रॉयल्टी रेट सेट कर दिया कि ये मैकेनिकल रॉयल्टी का एडवांस है 3% पे, मैं आपसे 3% मैकेनिकल रॉयल्टीज लूंगा बस। तो अब आपने $1000 मुझे दिए बीट खरीदने के, $500 आपने स्टूडियो में खर्चे और $500 में आपने मिक्सिंग और मास्टरिंग कराई, टोटल आपका $2000 में गाना बन गया। फॉर एग्जाम्पल ये मोटा मोटा रखा है अमाउंट सो दैट ईजी हो जाए काउंटिंग, ठीक है। अब 1 साल में उस गाने ने $10,000 की मैकेनिकल रॉयल्टीज जनरेट कर दी। तो $10,000 में से $2000 निकाल दो जो आपने खर्चा किया था, तो $8000 का आपको टोटल प्रॉफिट हुआ। उस $8000 का 3% मैकेनिकल रॉयल्टीज का हिस्सा प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए जो है $240। तो आप मेरे को स्टार्टिंग में $1000 तो दे ही रहे हो, उसके बाद अगर इतने पैसे गाना कमाता है तो मेरे को $240 उस $8000 में से जो कुछ भी नहीं होता है वो मुझे दोबारा मिलने चाहिए और वो मिलेंगे। तो ये होता है एक्चुअली में
एडवांस अगेंस्ट मैकेनिकल रॉयल्टीज, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट में होता है, नॉन एक्सक्लूसिव में नहीं होता है। अगर आप नॉन एक्सक्लूसिव में जितने मर्जी पैसे कमा रहे हैं, मुझे मैकेनिकल रॉयल्टीज से उससे कोई लेना देना नहीं है, बट एक्सक्लूसिव लाइसेंस में यही होता है। क्योंकि नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस में मैं बीट को दोबारा किसी आर्टिस्ट को बेच सकता हूँ, पर एक्सक्लूसिव में मेरी बीट की सेल खत्म हो गई है, तो मेरी इनकम उस बीट के थ्रू सिर्फ आपके थ्रू ही हो सकती है। दिस इज एडवांस अगेंस्ट मैकेनिकल रॉयल्टीज। अब ये एडवांस मैंने आपको जो बताया एक्चुअली में वही है कि वाई एन एडवांस अगेंस्ट मैकेनिकल रॉयल्टीज। ये पॉइंटलेस लगता है क्योंकि देखिए, अगर आप बीट खरीद रहे हैं तो $10,000 सिर्फ मैकेनिकल रॉयल्टीज जनरेट करना इज नॉट अ जोक, बहुत मुश्किल काम है। अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए आपको कुछ 10 मिलियन व्यूज या 10 मिलियन स्ट्रीम्स ऑल ओवर लगेंगे $10,000 जनरेट करने के लिए, तो दिस इज नॉट अ जोक। और अगर आप इतने व्यूज जनरेट करके इतना पैसा कमाते हैं तो आपको मुझे उसमें से $200-250 देने पड़ेंगे बस। बट दिस इज स्टिल अ क्लॉज एग्रीमेंट में, क्योंकि क्या पता ये सॉन्ग ब्लो अप हो जाए, जैसे कि ओल्ड टाउन रोड किया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर उसमें मैकेनिकल रॉयल्टीज या पब्लिशिंग राइट्स का क्लॉज नहीं होता तो उनके जो प्रोड्यूसर थे वो तो $1,000 लेके बैठ जाते। तो $1,000 दिए उन्होंने और उसके बाद वो बैठ गए, लिल नास एक्स उनसे अरबों रुपए कमा रहा है उस एक गाने से। बट प्रोड्यूसर का राइट है कि उसकी बीट को यूज करके गाना हिट हुआ है, तो बीट का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है गाना हिट होने में। दिस इज द केस। गाना फेमस होगा तो हर किसी को फायदा होना चाहिए जिसकी आर्ट उसके अंदर यूज हुई है। सो इसीलिए ये हम क्लॉज यहाँ पर स्पेशली रखते हैं। अब परफॉर्मेंस रॉयल्टीज कौन कलेक्ट करता है? परफॉर्मेंस रॉयल्टीज कलेक्ट करती है परफॉर्मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम PRO भी कहते हैं। और इंडिया की परफॉर्मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है एक गवर्नमेंट बॉडी जिसका नाम है IPRS, और उनका फुल फॉर्म भी यही है, इंडियन परफॉर्मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ASCAP BMI US में होती है, PRS UK की है, हर कंट्री की एक अलग PRO होता है। अब यहाँ पर रॉयल्टीज़ दो तरीके से डिवाइड होती हैं। एक होती है सॉन्ग राइटर्स रॉयल्टीज़ जिसको हम राइटर शेयर कहते हैं, एक होती है पब्लिशिंग रॉयल्टीज़ जिसको हम पब्लिशर का शेयर भी कहते हैं। PRO दोनों कलेक्ट करता है और डिवाइड कर देता है उन्हें डिफरेंट ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल मान लो $1 अर्न किया PRO ने आपके गाने से, तो उसमें से 50 सेंट्स जाएंगे सॉन्ग राइटर्स को, 50 सेंट्स जाएंगे पब्लिशिंग को। अब जो 50 सेंट सॉन्ग राइटर्स को जा रहे हैं वो डायरेक्टली PRO सॉन्ग राइटर्स को ही देगा, और जो 50 सेंट्स पब्लिशिंग रॉयल्टीज के जा रहे हैं वो डायरेक्टली पब्लिशिंग कंपनी को या पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर को मिलेगी। इसके बारे में हम ये और आगे बात करेंगे। सबसे पहले सॉन्ग राइटर की रॉयल्टीज को ब्रेक डाउन करते हैं। अब राइटर्स शेयर भी बोला जाता है इसे। ये एक वो पार्ट है जब आप एक्सक्लूसिव लाइसेंस बेचते हैं या वर्क फॉर हायर एग्रीमेंट करते हैं तो उसके थ्रू ये सेल नहीं हो पाता। मतलब जो आपने पैसे दिए वर्क फॉर हायर के, जो आपने पैसे दिए किसी को आपका म्यूजिक प्रोड्यूस करने के, उसके अंदर ये रॉयल्टीज इंक्लूडेड नहीं होती हैं, ये सेपरेट होती हैं जो बाद में उस बंदे को मिलनी चाहिए। फिर एज आई सेड बिफोर, ये गलत है हमारी लाइसेंसिंग इंडस्ट्री में कि अगर आप उन्हें पैसे नहीं देंगे इस चीज़ के। हमेशा पब्लिशिंग और सॉन्ग राइटिंग रॉयल्टीज का हक होता है प्रोड्यूसर को, क्योंकि हमारे कॉपीराइट लॉ के हिसाब से भी एक प्रोड्यूसर को कंसिडर किया जाता है सॉन्ग राइटर। वो कंपोजर है आपके म्यूजिकल पार्ट का, आपके गाने के। सॉन्ग राइटर रॉयल्टीज अप्लाई टू एनीवन दैट हैड क्रिएटिव इनपुट, चाहे वो कंपोजर हो चाहे वो लिरिसिस्ट हो, दोनों सॉन्ग राइटर्स ही कहलाए जाते हैं। अब जेन्युइनली इनका हम नीचे देखते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल फॉर नॉन एक्सक्लूसिव बीट लाइसेंसेज में 50% सॉन्ग राइटर रॉयल्टीज जाती है प्रोड्यूसर को, 25% जाती है राइटर को, 25% जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, जैसे इसमें लिखा है एक प्रोड्यूसर है और 2 लोगों ने लिरिक्स लिखे हैं या कंपोज किया है, व्हाटएवर, टोटल 3 लोग हो गए, तो प्रोड्यूसर को 50% जाएगा और जो 2 लिरिसिस्ट हैं उनको 25% जाएगा, तो टोटल हो गया 100%। दिस इज अबाउट सॉन्ग राइटर्स रॉयल्टीज। अब एक्सक्लूसिव राइट्स के अंदर ये नेगोशिएट हो सकता है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी। मान लीजिए प्रोड्यूसर अग्री कर देता है कि वो 30% रॉयल्टीज लेगा, तो 30% रॉयल्टीज यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रोड्यूसर कहता है 30% रॉयल्टीज प्रोड्यूसर लेगा, 35% एक और लिरिसिस्ट लेगा, 35% कोई और लिरिसिस्ट या कोई और कंपोजर लेगा। अब पब्लिशिंग रॉयल्टीज़ क्या होती है? पब्लिशिंग रॉयल्टीज़ वो होती हैं जो असाइन करती हैं आपके गाने को पूरी दुनिया में हर कंट्री के PRO में, और आपकी रॉयल्टीज़ जो आपकी सॉन्ग राइटर्स और पब्लिशिंग रॉयल्टीज़ है वो वहाँ से कलेक्ट करती हैं। वो होता है पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बेस्ट वे है पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर को यूज़ करने का। और अगर आपको पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिशिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो 2 वीडियोस हैं जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक पब्लिशिंग में एक्चुअली में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट उस वीडियो में यू कैन सी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिशिंग। और एक और वीडियो है जो मेरा फेवरेट म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताया, और सॉन्ग ट्रस्ट है उसका नाम, यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मैं पर्सनली सॉन्ग ट्रस्ट यूज़ करता हूँ और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है 1 टाइम $100, और वो सब चीज़ें यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो के बाद देखिएगा वो जाके। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको फर्स्ट टाइम पे 800-850 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। $100 की जगह आपको
$10 कम हो जाएंगे, आपको सिर्फ $90 पे करने पड़ेंगे। सो यू कैन यूज़ दिस इफ़ यू वांट। तो उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं, चाहे वो एक्सक्लूसिव हो चाहे वो नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज पब्लिशिंग रॉयल्टीज़ की यूजुअली इक्वल होती है, 50% मिलती है राइटर्स को, 50% मिलती है पब्लिशिंग शेयर को। तो ये ऐसे ही डिवाइड होती है, 50% डजंट मैटर कौन सा भी लाइसेंस हो आपका। उसके बाद कॉपीराइट कौन ओन करता है, ठीक है, ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप एक वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एम्बेड करी है एक्चुअली में वीडियो। ये मेरी वीडियो है अबाउट कॉपीराइट, कैसे कॉपीराइट करना है और कितने टाइप्स के कॉपीराइट होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप जाकर कॉपीराइट्स के बारे में अच्छे से इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो भी अगर स्पेस बची कार्ड्स में तो यहाँ पर डाल दूंगा मैं, नहीं तो आपको मेरे इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपको ये वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी और मेरे चैनल पे भी आप अलग से जाके देख सकते हैं। फिर आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स और कॉम्पोजिशन राइट्स। ये कॉपीराइट के पार्ट्स है, C लाइन कॉपीराइट और एक होता है P लाइन कॉपीराइट, जिसको साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट भी बोला जाता है। एवरीथिंग अबाउट दिस कॉपीराइट की वीडियो में, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं आपको। अब डेरिवेटिव वर्क क्या होता है, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। डेरिवेटिव वर्क मतलब एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप उस एग्जिस्टिंग चीज को यूज करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो। जैसे मेरी बीट है या किसी भी प्रोड्यूसर की बीट है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पहले से, ठीक है, वो बीट पहले से स्टोर पर अवेलेबल है, आपने उस बीट को यूज किया, उसको यूज करके आपने एक नया सॉन्ग जनरेट किया, तो आपका सॉन्ग उस बीट का डेरिवेटिव वर्क है। पहले बीट, बीट के बाद सॉन्ग, तो ये होता है डेरिवेशन। अब उस सॉन्ग का अगर आप कोई रीमिक्स बना दें, अकूस्टिक वर्जन बना दें, कुछ भी बना दें, तो वो उस सॉन्ग का डेरिवेटिव वर्क हो जाएगा। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर बीट्स जो कंटेन करती हैं थर्ड पार्टी के सैंपल्स को। बीट्स जो थर्ड पार्टी सैंपल्स कंटेन करती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहूँ, और मैं सजेस्ट करता हूँ हर आर्टिस्ट को कि वो भी उन बीट से दूर रहें। और मैं पर्सनली जितनी भी बीट्स अपने स्टोर पर बनाता हूँ वो ओरिजिनली क्रिएटेड होती हैं फ्रॉम द स्क्रैच, मेरी खुद की ओरिजिनेटेड मेलोडीज़ होती हैं, मैं उसके अंदर मेलोडिक सैम्पल्स को यूज़ नहीं करता हूँ। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने बोला डेरिवेटिव वर्क। अब अगर मान लीजिए मैंने एक सैम्पल लिया, मैंने उस सैम्पल से एक बीट बना दी, तो मेरी जो बीट है वो उस एग्जिस्टिंग सैम्पल का डेरिवेटिव वर्क हो गया ना। या तो मैं उस सैम्पल को इतना फ्लिप कर दूं कि सुनने वाले को समझ ही ना आए कि एक्चुअली सैम्पल कोई पहले एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने उसको फ्लिप नहीं किया अच्छे से, मैंने उसको मैनिपुलेट नहीं किया, मैं डायरेक्टली उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो YouTube कंटेंट आईडी भी उसे पकड़ लेगा और मुझे उसका कंटेंट आईडी मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपको उसका एक्सेस कैसे दूंगा अगर आपने लिमिटेड लाइसेंस खरीदा है मुझसे। कंटेंट आईडी ये कहता है कि चाहे आपने सैंपल खरीद के यूज़ किया हो, आपके पास उसको यूज़ करने का लाइसेंस हो, लेकिन तब भी हम उसका कंटेंट आईडी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सैंपल लाखों लोगों के पास होगा, लाखों लोगों ने वो सैंपल खरीदा होगा। दिस इज द केस। इसीलिए मैं पर्सनली थर्ड पार्टी सैंपल्स नहीं यूज़ करता हूँ, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बीट खरीद रहे हैं, बीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वो बीट्स खरीदें जो ओरिजिनली क्रिएटेड है, जिनमें सैंपल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो ऐसे यूज़ हो रहे हैं कि किसी को समझ भी ना आए, यूट्यूब कंटेंट आईडी को भी समझ ना आए कि इसमें कोई सैंपल यूज़ हुआ है। FAQs अबाउट बीट लाइसेंसिंग, ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये मैं आपको सारे FAQs बेसिकली यहाँ पर बता देता हूँ। आप एक बीट का नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो बीट ऑलरेडी किसी और को बिकी हुई है, तो आप वो लाइसेंस खरीद सकते हैं या नहीं? द आंसर इज नो, क्योंकि जिसने इस बीट का एक्सक्लूसिव लाइसेंस खरीदा है उसे पूरा हक है उस बीट का एक्सक्लूसिव लाइसेंस यूज करने का, और वो बीट दोबारा फॉर सेल नहीं आएगी। मान लीजिए आप चाहते हो, आप मुझे कहते हो कि ये वाली बीट जो आपने एक्सक्लूसिवली किसी को बेच दी है, इसी टाइप की मेरे लिए एक और बीट बना दीजिए, तो वो पॉसिबल है। तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल से या मेरे इंस्टाग्राम पे, और आप मेरा कांटेक्ट फॉर्म भी भर सकते हैं वेबसाइट पे, जैसे भी आपको सही लगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे वीडियो पे। तो फिर उसके बाद सिमिलर में आप डिफाइन करें कि आपको क्या सिमिलर चाहिए। आपको मेलोडी सिमिलर चाहिए, आपको सेम मेलोडी पे नए ड्रम्स चाहिए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेलोडीज कॉपीराइट हो चुकी होती हैं। सेम ड्रम पैटर्न पे आपको नई मेलोडी मिल जाएगी, या उसके जैसी सुनने वाली मेलोडी आपको सिमिलर ड्रम पैटर्न पे सेम वाइब की बीट मिल जाएगी, बट एग्जैक्टली सेम मेलोडी को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब आपने नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस खरीदा किसी बीट का, लेकिन उसके बाद किसी ने एक्सक्लूसिवली खरीद लिया, तो आपके गाने को क्या होगा? जैसे मैं पहले बहुत बारी डिटेल में इस वीडियो में बता चुका हूँ, आपके गाने को कुछ नहीं होगा जब तक आपका लाइसेंस वैलिड है। एक बार आपके लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई तो आप दोबारा लाइसेंस को रिन्यू नहीं करा पाएंगे, आपको अपना सॉन्ग हटाना पड़ेगा। उसके बाद नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है और आप नया लाइसेंस नहीं खरीद सकते, बीट एक्सक्लूसिवली सोल्ड हो चुकी है, क्या आपको अपना सॉन्ग हटाना पड़ेगा? यस या नो? तो लीगली यस, आपको गाना हटाना पड़ेगा, बट ये 0.0001% केसेस में होता है कि आपने नॉन एक्सक्लूसिव बीट खरीदी और वो एक्सक्लूसिवली बिक चुकी है उसके बाद, और उसके बाद आप लाइसेंस रिन्यू नहीं कर पा रहे। बहुत ही ज्यादा कम केसेस में होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और उसके बाद भी अगर हो भी रहा है ऐसा, तो उसके बाद एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर आपको लीगली बोले कि अपना गाना हटा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। बट अगर ऐसा हुआ तो आपको अपना गाना हटाना पड़ेगा। समवन रिलीज्ड अ सॉन्ग, किसी ने अपना सॉन्ग रिलीज किया मेरी बीट को यूज करके, बट उन्होंने लाइसेंस नहीं खरीदा,
क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है? ये आपके लिए है अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने बीट बनाई, किसी ने आपकी बीट को खरीदा नहीं, वो इलीगली यूज़ कर रहे हैं, उसे स्पॉटिफाई पे रिलीज़ कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन जो मैं हमेशा खुद भी करता हूँ और मैं सजेस्ट करता हूँ, उस आर्टिस्ट को कॉन्टैक्ट करें, उनकी वीडियो पे कमेंट करें या उन्हें ईमेल करें, उनका कॉन्टैक्ट निकालें, इंस्टाग्राम जैसे भी कॉन्टैक्ट करें उस आर्टिस्ट को और उन्हें बताएं कि आप ये इलीगली यूज़ कर रहे हो। और द बेस्ट पॉइंट इज़ कि आप उनसे अच्छे से कन्वर्सेशन करके एक कनेक्शन बनाएं और उसके बाद उन्हें बोलें कि देखिए, अगर आपको ये यूज़ करनी ही है, आपने गाना बनाया है, तो प्लीज़ परचेज द लाइसेंस ऑफ दिस बीट। दिस इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उन्हें कन्विंस करें कि वो लाइसेंस खरीदे इस बीट का, क्योंकि वो एक्चुअली में इलीगली उस बीट को यूज़ कर रहे हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप लाइसेंस ही खरीद लो, आप गाना मत हटाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा केस ख़राब हो जाता है, जो ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है, क्योंकि जो इलीगली यूज़ करते हैं उन्हें पता होता है कि वो लीगल ट्रबल में है, ज़्यादा केस ख़राब हो जाता है, वो नहीं मान रहे हैं आपको, ना वो लाइसेंस खरीदने के लिए मान रहे हैं, ना ही वो गाना हटा रहे हैं, तो आप DMCA टेक डाउन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, DMCA टेक डाउन पे आप दबाओगे तो यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हो कि DMCA टेक डाउन है क्या और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये होता है बेसिकली कि कोई इलीगली आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है ऑनलाइन और आप चाहते हो कि उसे हटा दे, इसकी एक बेसिक सी फीस होती है, बट दे विल मेक श्योर आपकी बीट यूज़ करके जो इलीगली काम हो रहा है वो वहाँ से हट जाए और वो आर्टिस्ट दोबारा उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा बाद की बात होती है। सबसे पहले ट्राई की कनेक्शन बना के अपना लाइसेंस उन्हें बेचें और उस नॉन कस्टमर को अपने कस्टमर में कन्वर्ट करें। फिर आपने एक बीट बनाई किसी और प्रोड्यूसर के साथ, अब पब्लिशिंग और सॉन्ग राइटर कैसे आपस में प्रोड्यूस करें 50-50। अगर दो लोगों ने कोलैबोरेशन में बीट बनाई है, 50% उनका 50% आपका। अगर आप चाहते हैं तो आप कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई गेस काफ़ी लोगों को कुछ नया सुनने को पहली बार ही मिला होगा ऐसी बातें आज। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें सुनते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इन सब चीज़ों से। और हमने अभी अपना स्टार्ट किया है नया डिस्कॉर्ड सर्वर और उस डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर हमने कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है गामा हेडक्वार्टर्स और उसके अंदर बहुत सारे लाइक माइंडेड प्रोड्यूसर्स, ऑडियो इंजीनियर्स और म्यूज़िक एंथुजियास्ट लोग आने वाले हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन करें उस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको यहाँ पे कहीं मेरा यूज़र नेम इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप डायरेक्टली मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बाय मी अ कॉफ़ी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ सब्सक्राइब। तो इसके साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई इंसाइट के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए और अच्छे अच्छे गाने बनाइए। गाने का लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा गाने सुनने की। और अगर आपके पास कोई नया सजेशन है जो आप वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी आपको डाउट है जो आप जानना चाहते हैं या कोई नई टाइप की वीडियो आप मुझसे डिमांड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे वीडियो के और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।